क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम अपने घर के बच्चों को इस पूरे मिशन मूवमेंट से नहीं जोड़ पाए तो इस मंदिर में आने की बजाय वो दूसरे मंदिर में जाएगा, वहां पूजा अर्चना करेगा, वहां हिंदू बनेगा और उस मंदिर से निकलने के बाद वर्तमान परिस्थिति में एक काम उसे दे दिया गया है कि अपने आसपास की किसी मस्जिद के सामने जाओ, भगवा झंडा लेकर के नारा लगाओ कि टोपी वाला सर झुका के जय श्री राम बोलेगा। ओबीसी तय ही नहीं कर पा रहा है कि किधर जाए। वो अपने को शूद्र मानता नहीं और ऊपर वो उसको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वो अपना मानते नहीं, वो बीच में है। उनके राजवंश थे तो उनके राजा भी थे, वो अपने क्षत्रिय भी कहते हैं। आज वो बड़े कंफ्यूज हैं, इसलिए बहुत झट से हिंदू बन जाते हैं। कई पार्टियां तो ऐसी भी बन गई जिनको पता ही नहीं था फूले कौन है। उनका जिले पे नाम रखा तो उसको बदल दिया उस पार्टी के नेता। अब मैं इस बात को कहता हूं, लोग नाराज होते हैं फिर भी कहता हूं, फूले अंबेडकर मिशन प्रचार मंच करनाल के तत्वावधान में आयोजित इस विशेष आयोजन में मंच पर बैठे हुए लोग और सामने सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। बाबू मंगत राम सहोत्रा जी, जिनको याद करते हुए, जिनको उनके अपने महत्वपूर्ण कामों की वजह से याद करते हुए आज इस आयोजन में पत्रकारिता की दुनिया में बेहद महत्वपूर्ण शख्सियत होने के नाते मंगतराम जी को और उनके तमाम सामाजिक कामों के चलते आप सब याद कर रहे हैं और आपके जरिए मुझे भी जानने का मौका मिला। मैं उन्हें भी अपनी श्रद्धांजलि पेश करता हूं। तूने साबित कर दिया ऐ हवाए नो बशर, मर्द यूं मोहरे लगाते हैं जमीने वक्त में। इस पंक्ति के साथ आपने मंगतराम जी को याद किया है। हालांकि इसमें एक दिक्कत है, अगर सारी लड़ाई मर्द ही लड़ रहे हैं तो औरतें क्या कर रही हैं। बहुत बड़े बड़े कवियों और लेखकों से भी कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। और नारी के लिए ऐसी कोई पंक्ति आपको नहीं मिलेगी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो महिला ताकतवर होगी तो उसको कहा जाएगा मर्दानी है, यानी ताकत का पर्यायवाची कौन हो गया? मर्द। और महिला क्या हो गई? कमजोर है। बहरहाल बहुत सारे इस तरह के सुधार, संघर्ष और अपने समाज को बेहतर बनाने का काम हम जैसे लोगों के जिम्मे है और आज का आयोजन उसी दिशा में एक कड़ी की तरह मुझे लगता है। और आज जो एक विशेष अवसर भी है, बाबू मंगत राम सहोत्रा मेमोरियल पत्रकारिता अवार्ड से मीडिया की दुनिया में मुख्य धारा जिसे कहा जाता है मीडिया में, उस मुख्य धारा मीडिया में भी काम करके उसके भीतर के तमाम जातिवादी पहलुओं को झेलते और लड़ते हुए 6-7 साल उस मेन स्ट्रीम मीडिया लोग कहते हैं और हम लोग उसे मनु स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, क्योंकि उसमें हमारे मुद्दे बहुत गंभीरता से नहीं उठाए जाते। और उसके बाद अपना YouTube प्लेटफॉर्म शुरू करने वाले द शूद्रा और द न्यूज वीक के नाम से शानदार काम करने वाले हमारे मित्र और
इस देश में पत्रकारिता की दुनिया में जो बहुत कुछ लोगों का अगर आप नाम लेंगे जो अपने काम की गुणवत्ता और अपनी विचारधारा की स्पष्टता के साथ काम कर रहे हैं, उनमें से एक नाम सुमित चौहान जी का है। मैं उन्हें भी इस मंच से बधाई देता हूं इस सम्मान को जो उन्हें दिया जा रहा है। पत्रकारिता की दुनिया में जो भी काम जिस तरह से हो रहा है वो हमारे सामने है और उस पर बात सुमित जी रखेंगे। मैं तो चाह रहा था इन लोगों को सुन लूं तब मैं अपनी बात रखूं, लेकिन सबसे पहले मेरा ही नाम ले लिया गया। पहले बोलने का फायदा और नुकसान दोनों है। फायदा ये है कि हर विषय पर बोलिए, जो मन करे बोलिए, बाद वाले अपना तय करें कि अब किस पे बोलेंगे। और नुकसान ये है कि जो सबसे शुरुआत में बोलता है उसके सामने ये चुनौती है कि वो उस पूरे सभागार को किस दिशा में ले जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं और यहीं से अपनी बातचीत शुरू करता हूं। अमूमन किसी गांव में झगड़ा कराना हो, दो समुदाय को आपस में लड़वाना हो, किसी के खिलाफ नफरत का काम कराना हो तो आपको वहां अथाह भीड़ नजर आएगी। लेकिन वैचारिक काम में ऐसे ही थोड़े से लोग होते हैं, क्योंकि वैचारिक काम में भीड़ नहीं होती अमूमन। इसलिए ये जो थोड़े से लोग हैं वो जागरूक लोग हैं और वो वक्त के सबसे महत्वपूर्ण जो काम है उसको करने के लिए यहां इकट्ठा हुए हैं। मैं आपसे मुखातिब हूं। मेरे लिए आसान भी है कि आप सभी इस वैचारिकी से युक्त हैं और आपको मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है। हमारे संचालक महोदय जो याद दिला रहे थे, आज सम्राट अशोक का भी दिन है, राहुल सांकृत्यायन का भी दिन है और आने वाले 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिराव फूले का जयंती और फिर 14 अप्रैल को बाबा साहब की। तो इस सभागार में कम से कम मैं वो काम अब नहीं करने वाला हूं कि मैं बताऊं कि ये कौन लोग थे, ये आप जानते हैं। और अब इस काम को करना है सड़क चौराहे पर ले चल करके, लोगों के बीच ले चल करके, और उन्हें यह बात समझानी है कि जिन्हें हम याद कर रहे हैं वो कौन लोग थे। हम लोग अक्सर एक आसान काम चुन लेते हैं, उसमें मैं भी शामिल हूं। हम अक्सर समझाए हुए लोग, जो पहले से समझे हुए हैं, उन्हें ही समझाते हैं बार बार। सब एक दूसरे से जानते हैं संविधान खतरे में और आपस में एक दूसरे से कहते हैं बहुत खतरे में है। एक व्यक्ति दूसरे से कहता बाबा साहब ने ये किया, दूसरे ने कहा कि ये किया, और आपस में जो जागरूक हैं वही जागते रहते हैं, कन्विंस्ड को ही कन्विंस कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो हमारे आपके लोगों को भी हिंदू बना ले जा रहे हैं, वो दंगा करा रहे हैं। वो हमारे बीच से लोगों को, जिन्हें फूले, अंबेडकर और पेरियार को पढ़ना और उनके मिशन के लिए लड़ना था, उन्हें भी ले जा रहे हैं अपने साथ। उनके वोट से सरकार बनवा रहे हैं और सरकार बनने के बाद अपना सारा काम फूले, अंबेडकर, पेरियार, बिरसा, तमाम अपने बहुजन नायकों के खिलाफ करवा रहे हैं। चाहे संसद में हो चाहे सड़क पर, हमारे लोगों का हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। और हमारे लोग इस्तेमाल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम अपने जड़ों से नहीं जुड़े। अगर हमारे लोगों को हम अपने जड़ों से जोड़ पाने में कामयाब हो जाते, जो ख्वाब था बाबा साहब का, जो ख्वाब था महात्मा ज्योतिबा फूले का, कि आप अपनी जड़ों को पहचाने और उससे जुड़े रहेंगे तो आपको कोई बरगला नहीं पाएगा। और यहीं से मैं अपने विषय पर आता हूं। आज इस सभागार में मेरे सामने एक विषय है, संविधान की मूल भावना और वर्तमान परिस्थितियां। सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि चूंकि जागरूक लोगों के बीच में यह बात रखनी है, लेकिन बातें दूर तक जाती हैं, इसलिए
पहली बात, मैं एक बड़े अच्छे परिसर में खड़ा हूं, आप लोगों ने बहुत शानदार काम किया है। ये वो जगह है जहां बैठकर वैचारिक काम हो रहा है। नाम तो है रविदास मंदिर, लेकिन यहां उस तरफ पूजा अर्चना नहीं होती होगी, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि वो कल्चर में ही नहीं है। तो इसे एक ऐसी जगह के रूप में आपने बनाया है जहां से वैचारिक काम होता है। इस सभागार में इसके पहले जाने कितने आयोजन हुए होंगे और आगे होंगे। ये सारे आयोजन मिल करके एक शहर को, एक कस्बे को ही कोई नई बात नहीं दे रहे होते, वो एक पीढ़ी तैयार कर रहे होते हैं। और जिसकी चिंता मुझे यहां है कि इस सभागार में अगर औसत उम्र निकाली जाए तो लगभग 40-50 साल की उम्र के लोग हैं। नौजवानों की संख्या कम है नौजवान, लेकिन कम है। यह हमारी चुनौती है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम अपने घर के बच्चों को इस पूरे मिशन मूवमेंट से नहीं जोड़ पाए तो इस मंदिर में आने की बजाय वो दूसरे मंदिर में जाएगा, वहां पूजा अर्चना करेगा, वहां हिंदू बनेगा, और उस मंदिर से निकलने के बाद वर्तमान परिस्थिति में एक काम उसे दे दिया गया है कि अपने आसपास की किसी मस्जिद के सामने जाओ, भगवा झंडा लेकर के नारा लगाओ कि टोपी वाला सर झुका के जय श्री राम बोलेगा। यह वर्तमान परिस्थिति है। जिस दौर में हम आप यहां पर बैठे हुए हैं, इसी समय इसी भारत में हिंदू बनाकर के 80% लोगों को एक तरफ किया जा रहा है। राजस्थान से लेकर के उत्तर प्रदेश तक, आपके हरियाणा से लेकर के दक्षिण में हर जगह सांप्रदायिकता का जहर फैलाया जा रहा है। कल्पना करके देखिए कि आज के दौर में एक मुसलमान के ऊपर क्या बीत रही होगी। दाढ़ी और टोपी देख करके लिंचिंग हो रही है। ये वर्तमान परिस्थितियां हैं। संविधान कहां बचा है? अगर आपने जितेंद्र मेघवाल जैसे एक नौजवान को केवल इस बात के लिए हत्या कर दी कि उसने मूंछ रखा था और उसकी जाति दलित थी, तो फिर संविधान कहां है? यह वर्तमान परिस्थिति के कुछ घटनाएं हैं। जिस समय इस देश में आंधी चलाई जा रही है हिंदू बनाने की, कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, 1925 का संगठन 2025 में 100 साल पूरा करेगा। दुनिया में हिंदुओं का कोई राष्ट्र नहीं है, चलो हिंदू बनाएंगे इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र। उस समय एक देश में मुसलमानों को दुश्मन बना करके आपके सामने खड़ा किया जा रहा है। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस मंच से खड़ा होकर के यह बात कहूं कि भारत का संविधान इस बात की इजाजत देता है कि इस मुल्क का हर नागरिक बराबर है, समान है, और उसमें इस राष्ट्र का कोई धर्म नहीं हो सकता। तो जब हमारे संविधान बनाने वाले डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में जो संविधान बना, उन्होंने एक ऐसा ख्वाब देखा कि एक ऐसा भारत होगा जो धर्म निरपेक्ष होगा। उस राष्ट्र में अगर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मुसलमानों के ऊपर दंगा कराया जाएगा, मारा जाएगा, तो हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी है कि वहां खड़े हो और ये कहें कि ये हमारे नाम पर नहीं हो सकता। हम उन कमजोर लोगों के साथ खड़े हैं। इस बात को बेबाकी से कहने का वक्त है। वर्तमान परिस्थिति में अगर मुसलमान मारा जाएगा और हम नहीं बोले, तो हमारे मारे जाने पर कौन बोलेगा? नवाज देवबंदी का एक शेर है, मैं अक्सर ये पढ़ता रहता हूं कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। यह संकट है हमारे सामने, इसलिए मैं, और इस संकट के वक्त आप खामोश नहीं रह सकते। आप ये मत सोचिए कि आप मुसलमानों के मारे जाने पर, बदनाम किए और अपमानित किए जाने पर नहीं बोलेंगे, तो जितेंद्र मेघवाल के मारे जाने और अपमानित किए जाने पर
उत्तराखंड में एक महिला जो स्कूल में खाना बनाती थी, उसे केवल इस बात के लिए बच्चों ने खाना खाने से मना कर दिया कि उसकी जाति दलित थी। तो इन घटनाओं पर हमारे साथ कौन खड़ा होगा? और उनकी साजिश यही है कि सबको आपस में बांट दो, तभी ना हिंदू राष्ट्र बनेगा। मैं आखिरी में आऊंगा संविधान पर, क्योंकि संविधान ही वह रोशनी है जो इस वर्तमान परिस्थितियों की चुनौती से हमें बचाएगी। क्या हो रहा है वर्तमान परिस्थितियों में? दूसरी बात, एक राष्ट्र बनता कैसे है? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं और अभी मैं टेम्परेरी प्रोफेसर हूं, परमानेंट भी नहीं हूं। आप लोग तो लिख देते हैं, बोल देते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, और हमारे यहां जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में वास्तव में परमानेंट प्रोफेसर हैं वो नाराज हो जाते हैं कि ये टेम्परेरी प्रोफेसर को लोग बाहर प्रोफेसर कह रहे हैं और हमें कोई जानता नहीं। मैं जानता हूं आपने मुझे यहां इसलिए नहीं बुलाया है कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रोफेसर हूं, क्योंकि वैसे तो वहां 10,000 लोग हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में सारा मिला ले तो प्रोफेसर 10,000 हैं। मेरी डिग्री देख करके, मेरी पढ़ाने का हुनर देख करके आपने मुझे यहां नहीं बुलाया, वरना मुझसे बहुत अच्छे प्रोफेसर वहां हैं, थोड़े हैं लेकिन हैं। आपने मुझे यहां आमंत्रित किया है तो उसके पीछे वजह केवल यह है कि आपको यह कहीं महसूस होता होगा कि जो लड़ाई हमारी है, बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार की लड़ाई, उस लड़ाई को लड़ने वाले हम भी हैं, इसलिए हमें आपने अपने साथ इस मंच पर शरीक किया है, डिग्री देखकर नहीं, प्रोफेसर के नहीं। इसलिए मेरी जिम्मेदारी है, मैं एक विश्वविद्यालय से जुड़ा हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि वक्त के सच को आपके सामने रखूं, उस सच को आपके सामने रखूं जिसे कहने पर मेरे अपने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हनी बाबू को आज भी लगभग 2 साल होने वाला है, जेल में डाला गया है। प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े इसी बहुजन वैचारिकी के विचारक, तो प्रोफेसर हनी बाबू ओबीसी हैं तो जेल में रहेंगे। प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े जो बाबा साहब के अपने परिवार से आते हैं, उनकी रिश्तेदारी से आते हैं, वो दलित हैं तो प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े जेल में होंगे। उमर खालिद अगर मुसलमान है तो जेल में होगा। और एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि इस समय देश के जेलों में बंद 90% लोग बहुजन समाज से हैं। मैं अकलियत समाज को बहुजन समाज के बीच मानता हूं। तो वर्तमान परिस्थिति आपके सामने यह है कि जो आंख में आंख डाल करके सच बोल रहा है उसे जेल में भेजा गया है। तो क्या हमारी जिम्मेदारी है हम डर जाएं, हम चुप हो जाएं, या हम इस तरह के मंचों पर भी हम उनका नाम ले लें, उनसे आंख में आंख डाल करके ये ना कहें कि तुम कितना भी डराओ, तुम कितना भी जेल में डालो। इस मंच से भी मैं कहूंगा कि प्रोफेसर हनी बाबू, प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े, गौतम नवलखा, बर्बर राव से लेकर के आदिवासी जो जंगलों में मारे जा रहे हैं, बस्तर बकसवा के जंगलों में मारे जा रहे हैं, ओबीसी जो पूरे देश में मारे जा रहे हैं, दलित जो पूरे देश में अपमानित हो रहे हैं, हम उनके पक्ष में खड़े होकर उनकी लड़ाई लड़ेंगे और सत्ता से न डरे थे न डरेंगे। यह बिरसा फुले अंबेडकर के, पेरियार के विचारों का होना है। हमारे पुरखे डरे नहीं, ज्योतिबा फूले डरे नहीं, घर से निकाल दिया, स्कूल खोला, ब्राह्मण जाकर के उनके पिताजी को भड़काते हैं कि तुम्हारा पुत्र धर्म विरोधी काम कर रहा है। और धर्म विरोधी काम क्या था? शूद्रों और महिलाओं को शिक्षा देना। और उसके बाद पिता ने यह कहा कि अब तुम दोनों को एक ही काम चुनना होगा, या तो स्कूल चुनो या घर चुनो। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले ने स्कूल चुना और अपना घर छोड़ दिया। इसलिए आज हम मशाल की तरह उनकी तस्वीर को रख करके याद करते हैं कि हमारे पुरखों ने शिक्षा की लड़ाई लड़ी। डर गए होते ज्योतिबा फूले, परिवार के लिहाज में चले गए होते। 2 लोग भेजे गए थे उन्हें मारने के लिए, उनकी हत्या के लिए, जिनमें से एक व्यक्ति थे घोंडिबा, जिनसे संवाद के क्रम में ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक लिखी है गुलामगिरी।
गुलामगिरी में गोंडीबा उनसे सवाल कर रहे हैं और ज्योतिबा जवाब दे रहे हैं। और वो गोंडीबा जो कुम्हार जाति से थे, कोई ब्राह्मण हत्या करने नहीं गया था ज्योतिबा फूले की, वो तो पीछे खड़ा रहता है। और मैं जब ये बात कहता हूं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं पूरे ब्राह्मणों के खिलाफ हूं। हम तो ब्राह्मण के खिलाफ नहीं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जो तथागत बुद्ध से लेकर के डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया तक की लड़ाई है। ये एक प्रवृत्ति है। वो प्रवृत्ति क्या है? पीछे से वार करने की। ज्योतिबा फूले की हत्या करने एक कुम्हार को भेजा गया। नींद खुल गई उनकी। उन्होंने उनसे पूछा कि तुम मेरी हत्या क्यों करने आए हो? तो उसने कहा कि इस काम के लिए मुझे 1000 रुपए मिलेंगे। तो फूले साहब ने कहा कि इसका मतलब तुम बहुत गरीब हो, मैं तुम्हारे काम में बाधा नहीं बनूंगा, मैं सर झुकाता हूं, तुम मेरी हत्या कर लो। ये उनकी जीवनी में लिखा हुआ। और उसके बाद गोंडीबा का हृदय परिवर्तन होता है। वो समझते हैं कि यह व्यक्ति इतना समझता है, कोई दूसरा होता तो क्या करता, और वो उनका सबसे प्रिय शिष्य बन जाता है। यानी हत्या करने के लिए उनके यहां भी लोग भेजे गए, बाबा साहब के खिलाफ भी लोग रहे। तो जरा पहचाना जाए कि वो कौन लोग थे जो उनके समय खिलाफ थे। अपने सबसे प्रिय मित्र जिसकी शादी में ज्योतिबा फूले गए, तो वहां ब्राह्मणों ने देखा कि ये शूद्र हमारे साथ शादी में कैसे चल रहा है, और शादी बारात से उसको धक्के मारकर बाहर कर दिया। ज्योतिबा फूले अपने पिता से पूछते हैं कि हमारा तो मित्र था ब्राह्मण, हम तो कैसे उसकी शादी में जा रहे थे, और उस समय यह बात कैसे आ गई कि मेरी जाति अलग है। तो ज्योतिबा फूले को यह बात समझ में आ गई थी कि इस देश में जो कुछ भी होता है वो जाति के नाम पर हो रहा है। डॉक्टर अंबेडकर, क्योंकि मैं उन्हीं लोगों के रेफरेंस से कुछ बात कह रहा हूं, फिर अपने विषय पर बात करूंगा। पैदा हुए तो स्कूल में पढ़ने में भेदभाव किया गया, हर जगह भेदभाव का शिकार रहे। किसी तरह पढ़ने के लिए विदेश जा पाए, फेलोशिप मिली, और सबसे ज्यादा उस समय डिग्रियां ली, सबसे बड़ी डिग्रियां ली, 18 डिग्रियां ली डॉक्टर अंबेडकर ने। उतने पढ़ने लिखने के बाद भी जब भारत लौटे तो रहने के लिए घर नहीं मिल रहा था, लोग जातियां पूछते थे। डॉक्टर अंबेडकर से मदन मोहन मालवीय और एक और शख्स लंदन में मिलने गए कि भारत में जंगे आजादी चल रही है, आइए डॉक्टर अंबेडकर आप भी साथ दीजिए हमारा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि वो आजादी की लड़ाई किसके लिए है? भारत आजाद होगा तो कौन आजाद होगा? इस सवाल का जवाब दीजिए, मैं आपके साथ चलूंगा। उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो वही गोलमोल बातें कि पूरा देश आजाद हो जाएगा तो सब आजाद हो जाएंगे। उन्होंने कहा हमारे लोग तो सदियों से गुलाम रहे, जब अंग्रेज भी नहीं थे, फिर वो किसके गुलाम थे? क्या वो आजाद होंगे? और वो नहीं गए, वो अपनी पढ़ाई पूरी किए, और उन्होंने एक वादा किया कि मेरे समाज के लोगों के लिए मुझे बहुत कुछ करना है। और वापस लौट कर आए, अकेले थे। डॉक्टर अंबेडकर तो अपने दम पर कोई चुनाव नहीं जीत पाए, वो कोई मास लीडर उस तरह नहीं थे, लेकिन उन्होंने लोगों को जगाया। मैं जब डॉक्टर अंबेडकर को याद करता हूं ओबीसी समाज से आने के बाद, तो हिंदू बने ओबीसी गालियां भी देते हैं कि ये तो शूद्र हो गया। इसमें सबसे बड़ा खतरा ओबीसी के साथ है। ओबीसी तय ही नहीं कर पा रहा है कि किधर जाए। वो अपने को शूद्र मानता नहीं, और ऊपर वो उसको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वो अपना मानते नहीं, वो बीच में है। उनके राजवंश थे तो उनके राजा भी थे, वो अपने क्षत्रिय भी कहते हैं। आज वो बड़े कंफ्यूज हैं, इसलिए बहुत झट से हिंदू बन जाते हैं। लेकिन अब ओबीसी समाज के भीतर भी बहुत सारे लोग अब जागरूक हो रहे हैं, जो ये बात समझ रहे हैं कि नहीं, हमारा इस हिंदू राष्ट्र के हिंदू कॉन्फ्लिक्ट में कहीं नहीं हम। और उस समय डॉक्टर अंबेडकर जब लौट कर आए और लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई में जो निष्कर्ष मिला था वो तथागत बुद्ध से लेकर डॉक्टर अंबेडकर तक की लड़ाई का एक निष्कर्ष था, जिसका नाम था भारत का संविधान। यह बात भी सच है कि यह संविधान वह मूल संविधान नहीं है जो बाबा साहब चाहते थे। जो चाहते थे वो पूरा नहीं कर पाए। वो उनके अपने लोगों ने भी तो उन्हें धोखा दिया था।
1956 के आखिरी के दिनों में डॉक्टर अंबेडकर भाषण देते हुए कहते हैं कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। आज अगर डॉक्टर अंबेडकर होते तो क्या कहते? यह भी तो सोचने की बात है। आज हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग कहां हैं? अब उस विषय पर आते हैं जहां असली बात करनी है। इतिहास के पन्नों को इसलिए भी पढ़ना जरूरी है कि आने वाली पीढ़ियों को कम से कम बताइए तो सही कि फूले कौन थे, पेरियार कौन थे, अंबेडकर कौन थे, वरना उसे पता ही नहीं चलेगा। इसलिए कई बार इतिहास की बातें करना जरूरी होता है। लेकिन आज जिस भारत के संविधान को हम मानकर चल रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर अपने नेतृत्व में जितना बेहतर संविधान बना सकते थे, बनवा सकते थे, उतना वो बनाए। आज क्या वो संविधान बचा हुआ है? डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाने के बाद एक बात कही थी कि यह संविधान कागजों का पुलिंदा मात्र है। यह कागजों का पुलिंदा है, इसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी अगर इसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे। यह बात उन्होंने कही। बीबीसी को दिए अपने इंटरव्यू में वो बड़े गंभीर सवाल उठाते हुए कहते हैं इस देश में लोकतंत्र का कोई भविष्य ही नहीं है। आप सुनिए और पढ़िए डॉक्टर अंबेडकर को, एक हमारे दौर का सबसे बड़ा फिलोसोफर, हमारा लीडर क्या कह रहा था कि अगर इसे लागू करने वाले लोग सही नहीं रहे तो ये कागजों का पुलिंदा मात्र रहेगा, इससे कोई मुक्ति आपको नहीं मिलने वाली। और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की आखिरी बैठक में डॉक्टर अंबेडकर ने जो अपनी स्पीच दी थी उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि आज से हम अंतर विरोधों के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। हमने एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार तो दे दिया, मगर यह राजनीतिक बराबरी तब तक कोई मायने नहीं रखेगी जब तक इस देश में सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी है। यानी लड़ाई कहां लड़ी जानी थी? सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को दूर किए जाने की। और लड़ाई लड़ी कहां जा रही है? राजनीतिक बराबरी की। इसीलिए कुछ पार्टियां बन गई जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का भी नाम लिया। बिरसा, अच्छा कई पार्टियां तो ऐसी भी बन गई जिनको पता ही नहीं था फूले कौन है, उनका जिले पे नाम रखा तो उसको बदल दिया उस पार्टी के नेता। अब मैं इस बात को कहता हूं, लोग नाराज होते हैं फिर भी कहता हूं कि उस पार्टी के सबसे बड़े नेता को मीडिया में आके बोलना पड़ा कि हमारा मुख्यमंत्री रहने के बाद हमारा मुख्यमंत्री आवास गंगा जल से धुलवाया, हम तो अपने को अगड़ा समझते थे, इसने हमको पिछड़ा बना दिया। ये वो काम था जो अधूरा रह गया, सामाजिक और आर्थिक क्रांति का काम। राजनीतिक सत्ता हाथ में मिलने से आप अपने समाज को थोड़ा बहुत लाभ तो दे सकते हैं, लेकिन अंततः जो बनाना था, जैसा समाज बनाना था, वो नहीं बना पाए। इसी का खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि हमारे लोगों का वोट लेकर के वो लोग आज सत्ता में बैठे हैं जो 2025 तक इसे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। आप उन्हें नहीं रोक पाएंगे। आप किस चीज से रोक पाते? उनको चेतना संपन्न करके। तो भारत का संविधान कहां बचा है? लिंचिंग हो रही है इस देश में, कोई जेल में नहीं है। रोहित वेमुला हैदराबाद का एक शोधार्थी, उसकी सांस्थानिक हत्या कर दी गई। उस हत्या के बाद भी कोई जेल में बंद नहीं है। डॉक्टर पायल तड़वी, आपके हरियाणा की एक बच्ची, शायद उसका नाम सुनीता था, जिसकी विश्वविद्यालय, स्कूलों, कॉलेजों में जो जातिगत भेदभाव होता था उसकी शिकार हो गई। कौन है जेल में आज उसके बाद? तो संविधान का मतलब क्या था? एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार, लेकिन सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी नहीं दूर की गई। यहां हम चूक गए। इसलिए मैं अपने विषय पर जब बात रख रहा हूं तो मुझे यह चिंता है। और सबसे बड़ा खतरा हमारे सामने क्या है? आज संविधान लागू भी है मगर कहीं भी वो प्रैक्टिस में नहीं है। आज अगर इंदिरा गांधी होती तो पछताती कि इस देश में घोषित इमरजेंसी आपातकाल लागू करने की जरूरत क्या थी। बिना आपातकाल की घोषणा किए हुए भी इस देश में संविधान की हत्या की जा सकती है। वो इस सरकार से सीखना चाहिए, जो लोग हमारे सामने। और आज वो लोग
डॉक्टर अंबेडकर के जयंती पर देखिएगा 14 अप्रैल को उनकी मूर्तियों पर माला भी चढ़ाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर को भारत का मसीहा भी बताएंगे। महात्मा फूले पर जयंती पर उनको ट्वीट भी करेंगे, लेकिन उनके विचारों की हत्या कर रहे हैं। यह सबसे बड़ी खतरे की बात है हमारे सामने कि हमारे लोग पहचान ही नहीं पाएंगे। मैं आसान भाषा में एक बात कह के जा रहा हूं। अब पूरे संविधान में अधिकार किस बात का मिला? सब बराबर होंगे। मां के पेट से पैदा होने के बाद ही किसी का मुस्तकबिल नहीं लिख दिया जाएगा। आप दलित घर में पैदा हुए तो आपको क्या मिलेगा, आप सवर्ण घर में पैदा हुए तो क्या मिलेगा। ये बंटवारा इसी भारत की देन थी। आर्यावर्ते जम्बू द्वीपे भारत खंडे विश्व गुरु। अभी प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति बोलता है, आप लोग को भी सुनकर आश्चर्य होता होगा कि मैं नाली के गैस से चाय बनाता था। नाली के गैस से चाय बढ़ेगी? गणेश जी पहली प्लास्टिक सर्जरी के प्रैक्टिकल थे। महाभारत काल में इंटरनेट था। आज इंटरनेट है, उसकी स्पीड ढंग से दे नहीं पा रहे। महाभारत काल में इंटरनेट था। बादल आ जाए तो रडार काम नहीं करता है। उड़न खटोला चला करता था। हमारे यहां ज्ञान विज्ञान इतना ज्यादा था। जब आपके यहां सारा ज्ञान विज्ञान धर्म और शास्त्रों में लिखा है, तो आपके देश में कोई भी ऐसी खोज क्यों नहीं जिसको आज हम लोग इस्तेमाल कर पा रहे हैं? जीरो दिया था एक लेके, वही जीरो घूम रहे हैं। ज्ञान विज्ञान के नाम पर इस देश में कूप मंडूकता का शिकार बनाया गया लोगों को। भारत का संविधान एक बात कहता है कि हम अपने नागरिकों में वैज्ञानिक चेतना का विकास करेंगे। और आज हमारे देश में धर्म के नाम पर फिर से अंधभक्ति फैलाई जा रही है। वर्तमान दौर की चुनौती हमारे सामने ये है। 1990 में जब दुनिया में टीवी आई और भारत में उसका प्रसार शुरू हुआ, तो टीवी जो कि एक घोर वैज्ञानिक उत्पाद थी, उस पर क्या चला? रामायण। उस समय तो बीजेपी की सरकार नहीं थी। कौन चलवाया रामायण? राम की तस्वीर पहली कब बनी थी? मैं तो पूछता हूं लोगों से। देखिए, मेरा साहित्य हिंदी साहित्य विषय है। 300 किस्म की रामायण तो इस देश में लिखी गई, बाहर का मिला लें तो। ए.के. रामानुजन का एक लेख है 300 किस्म की रामायण। तो राम कौन थे भाई? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घर घर लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। कौन है राम? एक राम तो कबीर के भी थे। एक राम उस निर्गुण ब्रह्म के भी थे। लेकिन आज आपके सामने क्या किया गया कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए राम का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं अब कोट करता हूं भक्ति आंदोलन से। कबीर ने कहा, अरे इन दोन राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई। जो तू बाभन बाभनी जाया, आन बाट है क्यों नहीं आया। जो तू तुरक तुरक नहीं जाया, भीतर खतना क्यों न कराया। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ताचर मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। कबीर का ये काम था। और आज के दौर में जब हम डर रहे हैं कि कहीं जेल में न डाल दिया जाए, कहीं गोली न मार दे, तो कबीर किससे नहीं डरे? उस समय तो हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया जाता था। कबीर के समय लड़ना क्या आसान था क्या? और कबीर जिससे लड़ रहे थे उनसे लड़ना आसान था क्या? फिर भी उन्होंने डंके की चोट पर खड़ा होकर के कहा, मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। खोजी हो तो तुरंत मिली हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। और आज मंदिर मस्जिद केवल इसी नाम पर। यह है वर्तमान चुनौती जो मेरे विषय में है। रविदास ने क्या लिखा? हिंदू कहो तो हो नहीं, मुसलमान भी ना। जस केलन की पात के पात पात में पात, तस मानुष की जात के जात जात में जात। रविदास मानुष न जुड़े जब तक जाति न जात। ये बात कही थी रविदास जी ने उस समय। मन चंगा तो कठौती में गंगा। आज गंगा के नाम पर करोड़ों रुपया खा गए और गंगा साफ नहीं हुई। झूठ बोलते हैं, मां गंगा ने बुलाया था उन्हें। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। देखिए, कई बार आपको लगता होगा कि मुझे फूले पेरियार पर बोलना चाहिए, इस सब पर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूं क्योंकि सबसे बड़ा खतरा ये लोग हैं।
अगर इनसे आप अपने बच्चों को नहीं बचा पाएंगे तो कल आपके घर में फूले, अंबेडकर, पेरियार का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। अचानक आपके घर का बच्चा कहेगा, गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में जाऊंगा। यह हमारे सामने सबसे बड़ा खतरा है। और इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं कि भक्ति आंदोलन में जो चेतना कबीर की थी, जो रविदास की थी, जो बुल्ले शाह और बाबा फरीद की थी। बुल्ले शाह ने लिखा कि पढ़ पढ़ यार मुफाजिल बनया, कभी अपने नाल नो पढ़े ही नहीं। हमने अपने को तो पढ़ा ही नहीं कभी, हमने अपने को तो जाना ही नहीं कभी, और आज मंदिर के नाम पर दंगा। तो संविधान भारत का कहता था कि हम अपने नागरिकों में वैज्ञानिक चेतना का विकास करेंगे। हम 2022 में अपने नौजवानों की पीढ़ी को यह समझा रहे हैं कि मंदिर से मुक्ति होगी, धर्म ध्वजा हाथ में लेकर के हिंदू राष्ट्र बनाना है। यह सबसे बड़ा खतरा हमारे सामने। 20 साल पहले इस समय, जिस समय इस देश के नौजवान हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, धर्म की आड़ में जा रहे हैं, ठीक इसी समय दुनिया के बाकी देशों के जो इंसान है, जो नौजवान हैं, वो चांद पर जा रहे हैं, वो नासा खोज कर रहा है, वो आगे बढ़ रहे हैं। 2G से 3G आएगा, 3G से 4G आएगा, 4G से 5G आएगा। सारा बैंक, सारा रेलवे, सारा कुछ आपकी मोबाइल में आ गया। इसमें से कौन सी खोज आपके इस देश में आर्यावर्त जम्बूद्वीप पे भारत खंडे के लोगों ने की है? वेद तुमने लिखा, पुराण तुमने लिखा, सब कुछ तुमने बनाया। तो आज दुनिया में कोई भी ऐसी खोज बता दो बड़ी जो भारत के लोगों की खोज हुई हो। ऐसा क्यों हुआ पता है? क्योंकि जिन लोगों ने खोज की थी ना, वो इस देश के श्रमजीवी कमेरा लोग थे, बहुजन लोग थे। उनको शिक्षा से दूर कर दिया गया, इसलिए भारत मानसिक तौर पर गुलाम बन गया। और उसकी लड़ाई ज्योतिबा फूले ने लड़ी थी। इसलिए दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चुनौती जो मैं कह के जा रहा हूं, शिक्षा की चुनौती है। आपके सामने सबसे बड़ा खतरा आपके उन नौजवानों को जो दंगाई बन रहे हैं, उनके इसलिए दंगाई बनाने में वो लोग कामयाब हो जा रहे हैं क्योंकि आज उनको शिक्षा से वंचित कर दिया गया। नई शिक्षा नीति इस देश में लागू कर दी गई है। कौन पढ़ेगा? एक छोटा सा उदाहरण, अब चूंकि काफी वक्त हो गया है मेरे पास, मैं बात भी खत्म करूंगा। एक उदाहरण दे रहा हूं। मान लीजिए करनाल ये जगह है, करनाल में आपके घर का विद्यार्थी ग्रेजुएशन करना चाहता है कि वो किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करे। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के लिए क्या पहले होता था? 12वीं तक के नंबर अगर उसने मेहनत की तो उसके आधार पर उसको एडमिशन मिल जाता था। अब इस गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाई है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। एक इम्तिहान देना होगा और उसमें जो नंबर पास पाएगा वही सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी मतलब समझ रहे होंगे सारे लोग, DU, JNU, जामिया, AU, जो थोड़े से संस्थान बचे हुए हैं। बाकी तो एक बार खोज के देखिएगा, आपके करनाल में भी कोई सरकारी डिग्री कॉलेज रहा होगा 20 साल 25 साल पहले। आप लोगों में से बहुत सारे लोग वहां पढ़े होंगे, जो अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका होगा। दावे से मैं कह रहा हूं, क्योंकि मेरे अपने जिले आजमगढ़ का जो सबसे बड़ा सरकारी डिग्री कॉलेज था, आज उसके 12 विभागों में से 9 विभाग ऐसे हैं जिसमें कोई परमानेंट फैकल्टी नहीं है। शिक्षा बर्बाद की जा रही है। तो जब एक टेस्ट दिया जाएगा तो कोचिंग कराना पड़ेगा, और कोचिंग क्या आपके करनाल में होगी? क्या आपके गांव में होगी? कोचिंग होगी दिल्ली, कोचिंग होगी चंडीगढ़, कोचिंग होगी राजधानी में, बड़े बड़े शहरों में। गांव के बच्चे कोचिंग पढ़ने जा पाएंगे क्या? दूसरी बात, अगर कोचिंग होगी भी तो कोचिंग की फीस कितनी होगी आपको पता ही है। आप अपने बच्चों को अगर डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो उसमें कोचिंग में एडमिशन कराना पड़ता है। IAS बनाना चाहें तो एडमिशन करना पड़ता है, इंजीनियर बनाना चाहें तो एडमिशन करना पड़ता है। लाखों लाख रुपए फीस देंगे तब आपको BA में एडमिशन मिलेगा। तो पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स क्लोजर मर्जर पॉलिसी बनाई है कि 45,000 डिग्री कॉलेज जो सरकारी हैं, अगले 20 साल में उनको बंद करके 15,000 कर दिया जाएगा। क्या ये नहीं, यही नया भारत है? क्या यही अच्छे दिन है? स्कूल जो प्राइमरी स्कूल होते थे वो मर्जर और क्लोजर के तहत कम करके और बंद किए जाएंगे। नए स्कूल और नए विश्वविद्यालय बनाने के दौर में मंदिर बनाने के लिए आपके नौजवानों को इस्तेमाल किया जा रहा है। वर्तमान दौर की ये चुनौती है। ज्योतिबा फूले, डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार, इन्होंने शिक्षा की लड़ाई लड़ी थी। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में अभी तक तो प्रोफेसर हूं, मुझे नहीं पता कितने दिन रहूंगा, लेकिन यह सबसे बड़ा खतरा है जो मैं आपके सामने कह के जा रहा हूं।
सरकारी शिक्षा को बर्बाद कर दिया गया है और सारी शिक्षा को प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है। जिसकी जेब में पैसा होगा उसी के बच्चे अच्छी तालीम पाएंगे। क्या यह समानता का भारत है? क्या यह संविधान का भारत है? तीसरा खतरा रोजगार का खतरा है। और तीसरा खतरा रोजगार का क्या है? इस देश में जो नई शिक्षा नीति लागू की गई उसमें कहा गया कि प्लंबर बनाने का, टोटी जोड़ने का और पंचर जोड़ने का काम हम सिखाएंगे स्किल डेवलपमेंट के नाम पर। इस देश में कमेरा लोगों ने अपने हाथ के श्रम से, किसी धोबी को आपको यह सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी कि धोबी के पेशे में नया शोध कैसे करें कि वो अच्छे से कपड़ा धोने का काम करें। किसी कुम्हार को आपने सिखाया नहीं होगा कि मिट्टी पहचानने के लिए वो किसी विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया होगा। किसी जुलाहा, नाई, मोची, मल्ला, निषाद को, किसी भी इन जातियों को कभी भी किसी ने सिखाया नहीं था। उन्होंने अपने से यह हुनर विकसित किया था और इस सभ्यता को बहुत कुछ दिया था। लेकिन उनके मुक्ति के लिए ज्योतिबा फूले ने क्या कहा? विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र भय, और एक अविद्या ने जाने कितने अन्याय कर डाले। डॉक्टर अंबेडकर पढ़ने के लिए गए थे विदेश और उन्होंने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, उसे जो पिएगा वो ही दहाड़ेगा। कहना मेरा यह है कि अगर हम अपने लोगों में केवल डॉक्टर अंबेडकर, फूले, पेरियार की माला जपते रहे, उनकी मूर्तियों पर माला फहराते रहे, इससे हम अंबेडकर, फूले, पेरियार के सपनों का भारत न बना पाएंगे और न जो भारत उन्होंने बनाया है उसे बचा पाएंगे। वर्तमान दौर की चुनौतियों में मैंने ये 4-5 बातें आपके सामने रखी। सबसे पहली बात फिर से दोहरा रहा हूं, शिक्षा बर्बाद की जा रही है। आज आप अपने नौजवानों की शिक्षा के लिए चिंतित हो। यह है डॉक्टर अंबेडकर, फूले, पेरियार, डॉक्टर लोहिया के सपनों का भारत, जिसमें सबको अच्छी शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए थी। और भारत का संविधान यह वादा करता था कि राज्य की जिम्मेदारी है कि किसी की जेब में पैसा है कि नहीं, कोई गरीब है, कोई कमजोर है, कोई दलित है, कोई पिछड़ा है, इसके नाम पर उसे शिक्षा न मिले, वह कोई राष्ट्र नहीं है। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि हमारी पीढ़ियां अब अपढ़ और कुपढ़ पैदा होंगी। दूसरी बात रोजगार की बात है। जो पेशा हमने किया था पुरखों से, उस पेशे के बाद किसी घर में 2 रुपया बचा होगा तभी आप लोग यहां हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ाया होगा आपको। मैं भी वही हूं, फर्स्ट जनरेशन के व्यक्ति जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आकर के यूनिवर्सिटी में रिसर्च करते हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। हमारे इलाके में कोई नहीं पढ़ा पाया, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि अगर इस देश में भारत का संविधान और मंडल कमीशन न होता तो मैं यहां नहीं होता। अब क्या हो रहा है, भारत का संविधान भी रहेगा, मंडल कमीशन भी रहेगा, लेकिन अब मेरे जैसा कोई और यहां पर पहुंच ही नहीं पाएगा। वो सीढ़ियां तोड़ दी गई हैं जिस पर चढ़कर आप आए होंगे या मैं आया हूं। यह सबसे बड़ा खतरा है। और हमने चूंकि इस पूरी व्यवस्था का लाभ लिया था और हमने अपने आंखों के सामने इसे बर्बाद होने दिया, इसलिए इस पाप में हम भी भागे। तो भारत का संविधान बचा रहेगा किताबों में, जैसे डॉक्टर अंबेडकर उनके लिए हैं मूर्ति में, उनके लिए हैं उन सारी पूजने की जगहों पर। हमारे लिए हैं डॉक्टर अंबेडकर जीने के लिए, विचारों में। डॉक्टर अंबेडकर अपने किताबों में हैं। डॉक्टर अंबेडकर व्यक्ति पूजा के विरोधी थे और हमने डॉक्टर अंबेडकर की पूजा करनी शुरू कर दी। आज डॉक्टर अंबेडकर, फूले, पेरियार, हमारे देश के ओबीसी को तो पता ही नहीं है कि पेरियार चरवाहा जाति के थे, फूले माली जाति के थे, साहू जी ओबीसी थे, शिवदयाल सिंह चौरसिया पनवाड़ी जाति से आते थे, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ओबीसी थे, पेरियार ललई सिंह यादव जाति में आते थे। उन्होंने क्या कहा था कि बलिदान न सिंह का होते सुना, बकरे बलिवेदी पर लाए गए, न काटे टेढ़े पादप गए, सीधों पर आरे चलाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया, केचुए कटिया में फंसाए गए, बलवान का बाल न बांका बया, बलहीन सदा तड़पाए गए। हम तड़पाए गए लोगों का यह अतीत है। इसलिए पेरियार ललई सिंह यादव को मानने वाला कोई नहीं बचा, राम स्वरूप वर्मा को जानने वाला कोई नहीं बचा, बिहार लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद को जानने वाला कोई नहीं बचा कि 100 में डॉक्टर लोहिया ने कहा था पिछड़ा पावे 100 में 60। और आज पिछड़े शब्द कहीं जानते नहीं। जो पिछड़े समाज के लोग हिंदू बन रहे हैं, जो किसी मस्जिद के सामने जाकर आतताई बने हुए हैं,
मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर इस देश में ओबीसी पिछड़े लोग अगर हिंदू थे तो इस देश में 52% मंडल कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि ओबीसी हैं, तो 52% जज ओबीसी हैं क्या? 52% प्रोफेसर, 52% जज, 52% वकील, 52% उद्योगपति, 52% सरकारी कर्मचारी ओबीसी होने चाहिए थे ना? तो ये ओबीसी का हक किसी मुसलमान ने मारा था क्या? आज अगर 15% दलित हैं उस 1931 की जनगणना में, आज तो बढ़ गए होंगे, तो क्या इस देश के 15% प्रोफेसर, वकील, जज, ब्यूरोक्रेट और अधिकारी दलित हैं क्या? 7.5% आदिवासी हैं क्या? हमारे लोगों को तुम हिंदू बना रहे हो और जहां हमें चाहिए अधिकार वहां हमें अधिकार नहीं दे रहे हो। यह सबसे बड़ा खतरा है। हमें हिंदू बना करके केवल दंगा में इस्तेमाल किया जाएगा। और उन मुसलमानों में भी खोजिए, पसमानदा जाति के मुसलमान जो हैं, उन्होंने नारा दिया था, दलित पिछड़ा एक समान हिंदू हो या मुसलमान। इस देश में सांप्रदायिकता की आग 15% अपर कास्ट, अपर क्लास मेल, जो अपर कास्ट के लोग हैं वही आपस में एक दूसरे को लड़वा रहे हैं और एक तरफ सत्ता खड़ी हो गई। जाते जाते आपसे निवेदन यही करके जा रहा हूं कि हम डॉक्टर अंबेडकर, फूले, पेरियार को मानने वाले लोग, जहां से बात शुरू किया था वहीं खत्म कर रहा हूं कि इनसे डरेंगे तो नहीं। डरने की बात इसलिए कर रहा हूं कि हमारे आसपास के लोगों को डराया जा रहा है, उन्हें जेल में भरा जा रहा है, उनकी नौकरियां छीनी जा रही, उन पर जांच बिठाई जा रही है, उनको लगातार कमजोर किया जा रहा है। एक दूसरे को हिम्मत देने की जरूरत है। आइए मुट्ठी बांध करके कहें कि यहां 85% हमारे लोग हैं। हम लोग केवल राजनीति को ही समाज का परिवर्तन मान लिए, राजनीति सब कुछ, और वो पार्टियां चुनाव हार गई तो हम लोग लगता है कि अब तो गया हमारा सब कुछ। उन नेताओं से पूछिए कि वो आपकी विचारधारा पर कितना काम कर रहे हैं। 1925 में बना एक संगठन अपनी विचारधारा से इतना समझौता नहीं किया, हमारे लोग अपनी विचारधारा पर इतना भी अब खड़े नहीं है, इसलिए हमारा सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। कहना मेरा यह है कि इस देश में अब एक सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति की जरूरत है, और वो क्रांति हमारे सामने ही होनी होगी, वरना आगे की पीढ़ियों के लिए क्रांति करने का मौका नहीं बचेगा। और वो क्रांति होगी शिक्षा और रोजगार के सवाल पर, आत्मसम्मान के सवाल पर। यही मेरा आकलन है। भारत का संविधान भी अगर कहीं बचा है तो शिक्षा, रोजगार और आत्मसम्मान की जगह पर बचा है। हम सब अगर थोड़ा भी कुछ बचा पाए तो उस भारत के संविधान में जो उसकी मूल भावना को बचाना था, वो सेल्फ रेस्पेक्ट ही तो था, सबको बराबर का हक मिले, और वो बराबरी की दुनिया अभी बनी नहीं है, वो हमारे सामने बनाई जानी है। ये वर्तमान चुनौतियां हमारे सामने हमारा इम्तिहान ले रही हैं। अगर हम इस इम्तिहान में पास नहीं हुए तो इस पूरे गुनाह में हम भी शरीक होंगे। मैं आज आपके सामने ये भरोसा दिलाता हूं कि मैं इस गुनाह में शरीक नहीं होऊंगा। डॉक्टर अंबेडकर, फूले, पेरियार, बिरसा मुंडा, अब्दुल कयूम अंसारी, आसिम बिहारी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, पेरियार ललई सिंह यादव, ये जो विरासत मान्यवर कांशीराम से मंडल कमीशन तक की थी, उस विरासत की वजह से मैं यहां हूं। अपनी आंख के सामने उस विरासत से खिलवाड़ नहीं होने दूंगा, और आपसे भी यह वादा लेना चाहता हूं कि इस संविधान को, इस विरासत को बचाने के लिए मूर्ति पर माला पढ़ाने से बढ़िया अपने बच्चे को उनकी किताब पढ़ाइए, गांव-गांव में चलिए। इस देश को बचाने के लिए क्रांति की जरूरत है, उस क्रांति को हमारे सामने करने की जरूरत है, तब जाकर के इस तरह का आयोजन सफल होंगे। यह मेरा वादा है आपसे कि जब तक हमारे अंदर दम रहेगा, हम इस संविधान की मूल भावना को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान।